अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स 606 का लेसन नंबर 13 को रीड करेंगे, लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक नंबर 63 में है कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज कि ये क्या चीज़ होते हैं। अब कॉम्यूटेटिव लॉ है, इन कॉम्यूटेटिव लॉ इन केस ऑफ एडिशन होल्ड्स बट नॉट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कि जो कॉम्यूटेटिव लॉ की जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में ये होल्ड नहीं करती। यानी आपको पता है a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए, ये एक कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ये एडिशन में तो हमारे पास होल्ड करती है कि यानी ये दोनों का इनका आंसर जो है वो सेम आएगा, इक्वल। अब जो मल्टीप्लिकेशन में है ये होल्ड नहीं करती, यानी कि ए बी को मल्टीप्लाई करवाएं और बी ए को मल्टीप्लाई करवाएं तो उन दोनों का आंसर जो है वो सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब ये प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन वाली है ये होल्ड नहीं करती। यहाँ पे इन्होंने देखे ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, और ए की वैल्यू 1 2 3 4 एंड बी की वैल्यू है 0 -1 6 7। देन ए बी की वैल्यू जो निकलती है 12 13 24 25 एंड बी की वैल्यू निकलती है -3 -4 27 एंड 40। ये मैं आप लोगों को मैंने भी सोल्व किया है, मैं आपको दिखाती हूँ इन्होंने कैसे किया हुआ है। जी तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने किया हुआ है ए बी और ए बी का प्रोडक्ट लिया हुआ है। तो मैंने लिया तो यहाँ पे आपका 12 13 24 25 आया। ठीक है, फिर मैंने बी ए का प्रोडक्ट फाइंड किया है। तो आप देख सकते हैं बी ए का प्रोडक्ट -3 -4 27 40, जो कि दोनों जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, सेम आंसर नहीं है। ठीक है जी तो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया होगा। अब देखिए हमारे पास ये इसका मतलब ये क्या हुआ कि आपके पास ए बी जो है डज नॉट इक्वल टू बी ए है, प्रॉपर्टी ये होल्ड नहीं करती मल्टीप्लिकेशन वाली। अब आगे एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन बोथ इन केस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एसोसिएटिव लॉ जो है ये जो प्रॉपर्टी, ये एडिशन की प्रॉपर्टी और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में है ना, होल्ड करती है। ठीक है, ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसका आंसर दोनों का सेम आएगा। और ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, इन दोनों का जो भी जवाब जो है वो सेम आएगा। ठीक है, इसका मतलब है ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो होल्ड करती हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए ए बी सी, उन्होंने दोनों तरीके से किया हुआ है, ए बी सी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में भी किया हुआ है, तो मतलब ये होल्ड करते हैं। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स इन केस ऑफ मैट्रिसेस ऑपरेशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यानी ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये जो है वो हमारे पास ऑपरेशन है, ये भी हमारे पास होल्ड करता है। तो आप ये देख लीजिएगा, एडिशन प्रॉपर्टी में हमें इन्होंने सोल्व करके दिखाया हुआ हमें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है 64 वेक्टर ऑपरेशंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स m क्रॉस 1 कॉलम वेक्टर u और 1 क्रॉस n आर रो वेक्टर v। मतलब एक उन्होंने जो कॉलम जो है कॉलम उसमें दिया हुआ है हमें वेक्टर, वो हमारे पास u है, और जो दूसरे हमारे पास दिया हुआ वो रो वेक्टर है v के। अब देखिए u इज इक्वल टू 3 2 है, ये हमारे पास कॉलम में है, और v इज इक्वल टू 1 4 5 ये हमारे पास रो में है। अब देखिए आप u और v को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको क्या करना है, पहले 3 को v की तमाम जैसे 1 4 5 है, 3 को पहले इनसे मल्टीप्लाई करवा दे, फिर आप 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 1 4 5 से। तो यहाँ पे देख लें u जो है वो 2 मल्टीप्लाई 1 है और v 1 मल्टीप्लाई 3, यानी u की 2 जो है वो रो है और एक कॉलम है, और v के 3 कॉलम है और एक रो है। तो अब 1 बाय 1 है, इसका मतलब है कन्फर्मेटिव ऑफ कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका आंसर जो हमारे पास आता है u और b को मल्टीप्लाई करवाने से 3 12 15 2 8 10 आ जाएगा। अब जब हमारे पास a इज इक्वल टू 3 4 है, b इज इक्वल टू 9 7 है, यानी a की जो है वो 1 रो है और 2 कॉलम्स, और b जो है वो 2 रोज और 1 कॉलम्स है। तो ये आप जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास 3a प्लस 4 7, तो इसका मतलब आपके पास 55 इसका आंसर आ जाएगा। इफ u इज इक्वल टू दिस देन फाइंड u और u का ट्रांसपोज। u और u का ट्रांसपोज आपने क्या करना है, u लेना है, u का ट्रांसपोज आपको पता है जो रो होता है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो ट्रांसपोज हो जाता है। तो आपने 369 को कॉलम में किया तो 369 आ गया, और आपने u और u ट्रांसपोज को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर आ गया। तो u का ट्रांसपोज बराबर होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स की। जब आप सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सम कैसे आए। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे आगे हमारे पास नल वेक्टर। नल वेक्टर आपको पता है, नल वेक्टर वो होता है जिसमें आपके तमाम मैट्रिसेस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं। 0 इक्वल टू 0 0 0 डैश इज इक्वल टू 0 0। ठीक है, आर रेफर टू एज नल वेक्टर। v1 आपके पास 6 और 21 है, v2 2 और 16 है, v3 4 और 5 है। जब आप v1 माइनस v2 माइनस v3 करेंगे इज इक्वल टू, तो आपके पास जो है वो एक नल वेक्टर आ जाएगा, यानी 0 0 आ जाएंगे, आपके एलिमेंट्स जो है वो सारे 0 हो जाएंगे। आगे टॉपिक नंबर 65 है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। Let a is equal to -1 0 2 3 5 -1, b is equal to 1 -1 0 4 2 1 1 1। Find a dash and b dash, यानी अपने इसका डैश फाइंड करना है।
अब देख लें आपके पास ए डैश हम जब फाइंड करते हैं कैसे करते हैं, जब आपके पास रो होगी वो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉलम में आ जाएगा, और जो कॉलम होगा वो आपके पास रो में हो जाता है। जैसे ए के आपके पास -1 0 2 3 5 -1 था ना, तो आप जब ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज लेना, ठीक है। तो ए डैश लिख दें या आप ए टी भी लिख देंगे तो उसका मतलब एक ही होता है। लेकिन जैसे जब आपके पास सवाल में गिवन अगर डैश दिया हो तो आप डैश लिखेंगे, अगर उन्होंने टी दिया होगा तो टी, लेकिन दोनों का मतलब क्या होता है, सेम, यानी ट्रांसपोज ही होता है, यानी रो को कॉलम में चेंज करना। बी को भी उन्होंने कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे आप देख लें ए इज इक्वल टू A11 A1, इन्होंने ये एक जस्ट एग्जांपल दी हुई कि आपने क्या किया हुआ है कि रो को कॉलम में चेंज कर देना, ठीक है। ये जनरल फॉर्म में इन्होंने बताया हुआ है। अब ए डैश इज इक्वल टू स्मॉल ए डैश आई जे, वेयर स्मॉल डैश जो है वो आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, यानी आपको पता है रो को कॉलम में, आई होता है रो और जे होता है कॉलम में। इन्होंने ऐसे ये मतलब एक जनरल फॉर्म में बताया हुआ, jth row of A becomes the jth column of A dash and ith column of A becomes the ith row of A dash, ठीक है। अब उसके बाद रूल्स फॉर ट्रांसपोजिशन है स्टूडेंट्स, ये आप अच्छे तरीके से याद कर दीजिएगा, रट लें या आपको समझ आती है वैसे जैसे मर्जी आप इसको रटें। ये आपके पास एमसीक्यूज में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके वाला लाजमी पूछा जाता है। वो आपको ऑप्शन दे देते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि जो है ये किसके इक्वल है। लेट्स सपोज आपको ए डैश का डैश दे देंगे तो वो पूछेंगे आपसे ये किसके इक्वल है, तो फिर आपने ए को टिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो है वो ए डैश, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, एंड अल्फा ए होल का ट्रांसपोज बराबर होगा अल्फा ए ट्रांसपोज, यानी ए के ऊपर ट्रांसपोज वो डैश आएगी। क्यों? क्योंकि अल्फा जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू पर हमारे पास जो है वो डैश नहीं आती। आपके पास एक वेरिएबल होता है, ये जो भी चीज होती है उसके ऊपर आपके पास जो है वो कोई लेटर है उस पर आपका ट्रांसपोज आता है। ए बी होल का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी में आ गई। अब देख लें आप इसके बाद हमारे पास है को फैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, टॉपिक नंबर 66। ए इज इक्वल टू हमारे पास दिस है और इसका हमें को फैक्टर फाइंड करना है। को फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं आप स्टूडेंट्स, आप ये देख लें A11 लिया हुआ है, ठीक है। जब आप A11 लेंगे यानी पहली रो और पहले कॉलम को आप छोड़ देंगे, ठीक है, 101 और ऊपर जो है वो 1 2 3 आपने इनको छोड़ देना, आपके पास क्या आ जाएगा 4 5 और 0 6। तो जब आप इसको वो फाइंड करेंगे आपके पास जब इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 6 4 24 माइनस 5 0 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसके बाद आपने एक माइनस का होता है, एक पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे आपने करना होता है, यानी एक जमा की रकम एक माइनस लेना होता है आपने। फिर आप A12 लेंगे यानी पहली रो है और दूसरा कॉलम, आपने पहली रो को खत्म कर देना यानी 1 2 3 को, और दूसरा कॉलम आपका कौन सा 2 4 और 0, ठीक है, ये खत्म कर दिया। बाकी कौन से नंबर रहेंगे आपके 0 5 और 1 6 रहेंगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं आपके पास 5 आ जाएगा। फिर आपने 1A13 लेना, यानी आपने पहली रो और तीसरा कॉलम आपने कट कर देना, बाकी आपके पास नंबर आ जाएंगे 0 4 1 0, आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का 4। जी तो स्टूडेंट्स आपने इसी तरह आपने सेकंड रो कॉलम वाले को करना है, थर्ड रो कॉलम वालों को करना है, आपने इसी तरह करना है, ठीक है। अब आगे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो ए मोड, इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, मतलब जनरल फॉर्म में बताया हुआ, ये भी मैंने आपको सोल्व करके दिखाया कि ये कैसे किया हुआ, आप को मैं शो करवा देती हूँ। जी तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया होगा ये कैसे आया हुआ है। तो अब आगे हम आगे चलते हैं, टॉपिक नंबर 67, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू ए स्मॉल A11 A12 A13, ये आपके पास इसी तरह एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब वी फर्स्ट स्टैक द कोफैक्टर्स इन देयर नेचुरल पोजीशंस। नेचुरल पोजीशंस में आपने करना है, यानी ये आपके पास A11 A12 A13 A21 2 2 3 3, ये आपके पास दिया हुआ कि आपके पास क्या कहलाता है, एडजुगेट मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजुगेट। जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स बन जाएगा। जो हमने रो को कॉलम में जब चेंज किया तो A11 A12 A13 जो है ये कॉलम में आ गया, फिर A21 A22 A23 ये भी कॉलम में आ गया, और A31 A32 A33 ये भी हमारे पास कॉलम में आ गया, और ये क्या बन गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स बन गया। अब आगे देखिए आपके पास एग्जांपल दी हुई है A1 इज इक्वल टू 4 1 4 3 7 2 1 3। तो आगे आप देख सकते हैं कि आपने इसी तरह करना है जैसे आपके ऊपर एग्जांपल्स में यहाँ पे मैं आपको शो करवा देती हूँ, यहाँ पे किया हुआ, ठीक है। ये इन्होंने ये को फैक्टर से फॉर मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है, तो ये हम आपने ये जो एग्जांपल है ये भी आपने सेम ऐसे ही करनी है, और आपके पास ये आ जाएगा स्टैकिंग दिस नंबर्स इन देयर नेचुरल पोजीशंस गिव्स द एडजुगेट मैट्रिक्स। एडजुगेट मैट्रिक्स में आपने करना, अब एडजुगेट मैट्रिक्स कौन सा आपके पास, यानी रो को आपने कॉलम में जैसे सॉरी जो रो टाइप है और वो उसको इसी तरह आपने लिखना है जैसे ये ऊपर वाला लिखा हुआ, ठीक है। एडजुगेट मैट्रिक्स में इसमें आपने लिखना है इसको
जी तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास लेसन नंबर 13। आई होप सो कि आपको समझ आ गई। अगर फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये आपकी जो 10 से लेकर आपके 18 तक जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी ये जो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी आप इससे पूछे जा सकते हैं। और ये आप कैलकुलेशन जो है वो एक मतलब अपने हाथ से ज़रूर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है एग्जाम में आपको कोई मुश्किल ना लगे और आपको जो एक दफ़ा हाथ से किया हुआ था वो आपको कभी भूलता भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।